फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है लिपिड लोअरिंग एजेंट। लिपिड लोअरिंग एजेंट। लिपिड लोअरिंग एजेंट को पढ़ने से पहले आपको पता हो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या पेनल टेस्ट। पेनल पेनल टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू को देखें। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे पास 200 से कम हो mg पर dl तो ये नॉर्मल है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू अगर 200 से कम हो तो नॉर्मल है। एलडीएल एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर 100 mg पर dl से कम हो तो ये नॉर्मल। ट्राइग्लाइसराइड तो ट्राइग्लाइसराइड की वैल्यू अगर 150 से कम हो mg पर dl तो ये नॉर्मल है। ठीक है। और एच डी एल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की वैल्यू अगर 40 से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है और एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो देखो ये लीवर है, तो लीवर में लिपिड सिंथेसिस होते हैं और ये ब्लड वेसल। तो जो एलडीएल है ये एलडीएल लीवर से लिपिड कोलेस्ट्रॉल को ले जाती है और ब्लड वेसल में डिपॉजिट कर देती है, ब्लड वेसल। ये कौन ले जाती है? एलडीएल। एलडीएल कैरी लिपिड एंड डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में अगर लिपिड की लेवल ज़्यादा हो तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा जो इसके अपोजिट है वो एचडीएल है। एचडीएल ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये वापस लीवर में ले आती है, एचडीएल। तो ये एलडीएल कैरी कोलेस्ट्रॉल एंड डिपॉजिट इट इन द ब्लड वेसल। एचडीएल कैरी कोलेस्ट्रॉल बैक टू लीवर। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड ये तो एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, एनर्जी स्टोर एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है। दूसरा ये इंसुलेशन में हेल्प, इंसुलेशन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, इंसुलेशन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल आर्गन। तो ट्राइग्लिसराइड वाइटल आर्गन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देती है, प्रोटेक्शन टू वाइटल आर्गन। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन की ट्रांसपोर्ट भी कर देती है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राई हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल
ठीक है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, एलडीएल की वैल्यू जितने कम हो, एलडीएल जितने कम हो तो इतने अच्छे हैं, और एचडीएल ज़्यादा हो तो अच्छे हैं। जो टेस्टोस्टेरॉन है, मेल में टेस्टोस्टेरॉन एचडीएल को एक्टिवेट कर देती है और एलडीएल को इनहिबिट, एचडीएल को इनहिबिट कर देती है और एलडीएल को एक्टिवेट। तो इस इस वजह से मेल में हार्ट अटैक या माइकोडियल इंफार्क्शन की चांसेस ज़्यादा है। और एस्ट्रोजन इसके अपोजिट है, वो एलडीएल को इनहिबिट कर देती है और एचडीएल को एक्टिवेट। ठीक है। लिपिड लोअरिंग एजेंट, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स और या एंटी हाइपर लिमिटेड, एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट। तो ये वो एजेंट है जो ब्लड वेसल में लिपिड की मकदार को कम कर देती है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की चांसेस, रिस्क को कम कर देती है। दिस एजेंट डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड लेवल एंड ब्लड वेसल and decrease and reduce the risk of cardiovascular disease। तो कार्डियो, अगर ये ब्लड वेसल है, अगर ब्लड वेसल में लिपिड की लेवल ज़्यादा है तो ब्लड सप्लाई, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी, ब्लड की फ्लो आसानी से नहीं होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी तो ब्लड वेसल पे ज़्यादा प्रेशर होगी, उसकी वजह से एंडोथेलियल सेल भी डैमेज हो सकते हैं और ये फ्लूइड बाहर भी लीक हो सकती है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की चांसेस भी ज़्यादा है। अगर ये लिपिड के लेवल कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से माइकोडियल इंफार्क्शन भी हो सकती है। तो लिपिड लोअरिंग एजेंट कौन सी है जो लिपिड की लेवल को ब्लड वेसल में डिक्रीज कर देती है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की चांसेस को कम कर देती है। इसमें जो पहला है वो स्टैटिन फैमिली है, पहला स्टैटिन फैमिली है। स्टैटिन, स्टैटिन इसमें एजेंट कौन सी है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले लिखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस एजेंट inhibit HMG CoA, HMG CoA enzyme हेक्सामिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए, HMG CoA reductase enzyme and inhibit the synthesis of hepatic cholesterol।
HMG को ए रिडक्टेस एंजाइम जो है ये हेपाटिक, जब लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं तो इसमें ये एंजाइम इन्वॉल्व होती है, इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर ये एंजाइम हम ब्लॉक करें तो ये एंजाइम हम इनहिबिट करें तो फिर कोलेस्ट्रॉल बनेगी नहीं। तो इस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम कर सकते हैं। वो कौन सी ड्रग है, कौन सी एजेंट है जो HMG को ए रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं और उसकी वजह से हेपाटिक कोलेस्ट्रॉल कम बनते हैं? तो वो स्टैटिन है, जिसके लास्ट में स्टैटिन होगी। तो एटोरवास्टैटिन, 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 लोवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन और प्रवास्टैटिन, पेंटावास्टैटिन और रासोवास्टैटिन। ये वो एटोरवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, पेंटावास्टैटिन और रासोवास्टैटिन, ये क्या कराता है, HMG को ए रिडक्टेस को इनहिबिट कर देते हैं और उसकी वजह से हेपाटिक कोलेस्ट्रॉल कम बनेगी। जब हेपाटिक कोलेस्ट्रॉल कम बनते हैं तो उसकी ये इस तरह देखो, ये लीवर है। लीवर बनाते हैं बाइल, और बाइल की कंपोजिशन में क्या क्या है, बाइल, बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल है, वाटर है, फैट है, बिलिरुबिन है। देखो, फिर बाइल बनाने के लिए तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल में जो है, तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लाने के लिए ज़्यादा HDL चाहिए। तो जब हम ये स्टैटिन फैमिली देंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, इफेक्ट उसकी क्या है, इफेक्ट स्टैटिन की इफेक्ट, ये LDL को कम कर देता है, LDL कम होगी। लेकिन फिर जो ये कोलेस्ट्रॉल बाइल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, तो ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल से कैरी करने के लिए HDL चाहिए, तो HDL ज़्यादा होगी। ठीक है, और साइड इफेक्ट, ये HMG को ए रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, तो इस एंजाइम के नाम से उसका साइड इफेक्ट भी याद करें, HMG से। तो HMG एच पार ये कराता है हेपेटोटॉक्सिसिटी, हेपेटो एच पार हेपेटोटॉक्सिसिटी, और एम पार मसल लाइसिस, मसल लाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस मसल की लाइसिस ये तब कराता है जब हम ये स्टैटिन दे फाइब्रेट और नियासिन के साथ। अगर इन या तो ये फाइब्रेट के साथ व्हेन यूज along with नियासिन और फाइब्रेट, अगर हम ये नियासिन और फाइब्रेट के साथ दे दें
तो फिर उसकी वजह से रेब्डोमाइलाइसिस हो सकती है। और जी पार ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ये इंक्रीज कर देती है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो ये इसकी साइड इफेक्ट है। हाँ, रेब्डोमाइलाइसिस स्केलेटल मसल की लाइसिस को रेब्डोमाइलाइसिस कहते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है लेप्डोमाइलाइसिस। लेप्डोमाइलाइसिस तब कराता है जब हम ये पाइब्रेट और नियासिन के साथ करते दे दें। अच्छा, दूसरा जो है वो बाइल एसिड राजीन। बाइल एसिड राजीन, बाइल एसिड राजीन, दूसरा नाम इसका है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रम। बाइल एसिड रेजिन और बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रम को देखें। दी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस एजेंट inhibit these agent inhibit bile absorption in intestine and excrete it in stool। अब और इसकी वजह से फिर क्या होती है? इन रिस्पांस liver synthesize more cholesterol produced by नॉर्मल कंडीशन में ये आसान है। ये लीवर है और ये है स्टमक। ये तो लीवर में बनते हैं हेपेटोसाइट सेल में कोलेस्ट्रॉल, और इसमें लीवर भी बाइल भी बनते हैं। इसके दो डक्ट हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट मिलाकर क्या बनाते हैं? ये क्या है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये क्या है? राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इसके साथ गॉल ब्लेडर भी है। क्या है? गॉल ब्लेडर। और गॉल ब्लेडर का ये जो डक्ट है ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलाकर क्या बनाते हैं? ये कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे? अपने तो ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम फिर ज्यूजेनम और फिर हीलियम। ये अपना जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ पे कराते हैं? ड्यूडेनम में। कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम में एक्सक्रीशन को सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट में अपने एक्सक्रीशन को सिक्रीट कर देती है।
अब ये फिर जाता है ज्यूजिनम में और फिर इलियम में, और इलियम में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है बाइल की। ये इलियम है, इलियम से एब्जॉर्प्शन होती है और वापस एक सर्कुलेशन है। इस सर्कुलेशन का नाम क्या है? इस सर्कुलेशन का नाम है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ये ड्यूडेनम और ज्यूजिनम में आई सेल है। ड्यूडेनम और ज्यूजिनम में क्या है? आई सेल। और आई सेल बनाते हैं CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या है? ये गॉल ब्लैडर की कंस्ट्रक्शन कराता है। और यहाँ पे जो पेंक्रियास है, तो पेंक्रियास की जो एंजाइम है, पेंक्रियाटिक्स की सिक्रीशन भी इसकी वजह से होती है और गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन भी कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से होती है। ठीक है। अब जब ये उसकी कंस्ट्रक्शन करे तो उससे बाइल ज्यादा फिर ज्यादा बाइल आएगी और ये ड्यूडेनम में उसकी सिक्रीशन होगी। फिर ये जो बाइल यहाँ पे आते हैं इलियम में, तो ये 90% वापस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में कितना परसेंट जाता है वापस? 90% बाइल। और ये 5% स्टूल में चला जाता है। तो 5% इन स्टूल। अब देखो, तो फिर मजीद जो ये लीवर बाइल बनाता है तो कितना परसेंट बनाएगा? 5%। 95 तो वही जो पहले उसने बनाए थे तो वो वापस आ गए हैं, तो ये 5%। अगर ये सर्कुलेशन में ब्लॉक कर दूं, ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो है, तो फिर ये लीवर कितना परसेंट बनाएगा? 100%। तो 100% के लिए ज्यादा कोलेस्ट्रॉल चाहिए। बाइल की कंपोजिशन में ये बाइल है, तो बाइल की कंपोजिशन में वाटर है, बाइल साल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है और बिलीरुबिन और फैट। अब देखो, 5% 5% अब स्टूल में जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और 95% वापस वापस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में आता है। अब देखो, अगर तो फिर ये बाइल बनाने के लिए 5% कोलेस्ट्रॉल चाहिए, कम कोलेस्ट्रॉल चाहिए। 5% तो कम मकदार है। अगर ये ब्लॉक करे, ये सर्कुलेशन हम ब्लॉक करें, तो फिर 90% मजीद ये 100% नया बाइल बनाएंगे। तो 100% बाइल बनाने के लिए फिर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा चाहिए। तो ये जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ये यूज़ करते हैं तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम होगी। और ये ब्लड वेसल से भी कोलेस्ट्रॉल HDL की लेवल ज़्यादा करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगी? HDL, ये कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करने के लिए लीवर भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं, और ब्लड वेसल में जो है वो भी HDL के थ्रू लीवर में आएगी। तो इसके इफेक्ट किस तरह है? तो दिस एजेंट इनहिबिट बाइल एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। सिंपल है, इंटेस्टाइन में या इलियम पार्ट में जो बाइल की जो एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट कर देती है। जब ये इनहिबिट हो जाए तो बाइल स्टूल में जाएगी। जब स्टूल में जाएगी तो फिर 100% नया बाइल बनाना पड़ेगा। तो 100% बाइल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के लिए ल्यूर भी कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, बॉडी की कोलेस्ट्रॉल यूज़ करेगी, और ब्लड वेसल में जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी HDL के थ्रू ल्यूर में आ जाएगी। ठीक है। और ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम होगी। तो इफेक्ट क्या हो? इफेक्ट LDL
एलडीएल कम होगी और एचडीएल ज़्यादा होगी, एचडीएल ज़्यादा होगी ज़्यादा। और इसके साथ साथ ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन की भी एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देती है, तो उसके लिए ट्राइग्लाइसराइड भी ज़्यादा होगी, ट्राइग्लाइसराइड। साइड इफेक्ट उसकी क्या है, ये जीआईटी अपसेट कराता है, जीआईटी अपसेट। जब लिपिड की लेवल स्टूल में ज़्यादा हो तो उसकी वजह से जीआईटी अपसेट कंस्टिपेशन या हो सकती है, जीआईटी अपसेट। और ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट कर सकती है, अगर ये ब्लॉक करे तो फिर ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो सकती है, टू डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर इसके थ्रू अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कुछ ड्रग सम डिक्रीज सम ड्रग एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन की भी एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है, तो डिक्रीज फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्प्शन। और जो तो फैट सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी कम हो सकती है और ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी। विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन भी इलियम पार्ट से होता है, तो डिक्रीज विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन। और विटामिन बी 12 जब कम हो तो उसकी वजह से एनीमिया भी हो सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है, जीआईटी अपसेट, डिक्रीज सम ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देती है और विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, कोलेस्ट्रॉल तीसरा है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर वो है जो इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट। अगर हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन अगर इंटेस्टाइन में इनहिबिट करे तो वो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। इसमें जो एजेंट है वो इजिटामेब है, एजेंट इजिटामेब। का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है, दिस एजेंट inhibit Niemann-Pick C1 like 1 protein. These agent inhibit Niemann-Pick C1 like 1 protein in the intestine which lead to inhibition of dietary and biliary cholesterol. तो फिर उसकी अगर ये एंजाइम ये इनहिबिट करे नियमन-पिक C1 like 1 प्रोटीन, तो इसकी वजह से डाइटरी जो हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो उसकी भी इनहिबिशन होगी और बाइल की जो कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी भी इनहिबिशन होगी। उन दोनों की वजह से कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम होगी। तो इफेक्ट क्या होगी,
इफेक्ट, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होगी। ठीक है। तीसरा, तो ये तो सिंपल है, ये डायरेक्ट जो हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देते हैं। दो टॉपिक और बस 5-10 मिनट टाइम ना, टाइम से दे। तीसरा जो है वो नियासिन, और नियासिन, नियासिन का दूसरा नाम है निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, और या विटामिन विटामिन B3। ठीक है। नियासिन का दूसरा नाम निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3 है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह है? These agent ये जो विटामिन B3 है, this agent inhibit these agent inhibit hepatic VLDL, very low density lipoprotein। VLDL का मतलब है very low density lipoprotein, very low density lipoprotein। तो फिर ये VLDL की वजह से which lead to, इसकी वजह से LDL भी कम होते हैं, which decrease LDL to decrease LDL। ये VLDL LDL में चेंज होते हैं, अगर VLDL कम है तो फिर उसकी वजह से LDL कम होगी, और बॉडी में LDL की लेवल कम करने के लिए हम नियासिन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल की जो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर में लिख रहे GIT अपसेट कराता है, साइड इफेक्ट, ये भी GIT अपसेट कराता है। कोलेस्ट्रॉल की लेवल इंटेस्टाइन में ज़्यादा है तो उसकी वजह से GIT अपसेट होगी। कंस्टिपेशन, GIT अपसेट, कंस्टिपेशन। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड की लेवल जब ज़्यादा हो तो उसकी वजह से स्टूल स्टूल हार्ड होगी और कंस्टिपेशन होगी। ये नियासिन और निकोटिनिक एसिड की जो साइड इफेक्ट है, इफेक्ट उसका क्या है? VLDL को कम कर देता है, LDL को कम, और HDL ज्यादा। ठीक। साइड इफेक्ट, ये भी रेब्डोमाइलाइसिस कराता है। पहले जो स्टैटिन फैमिली के साथ अगर हम स्टैटिन फैमिली के साथ अगर नियासिन यूज करें या पाइब्रेट तो उसकी वजह से रेब्डोमाइलाइसिस, तो रेब्डो if used along with स्टैटिन, अगर हम स्टैटिन के साथ यूज करें तो रेब्डोमाइलाइसिस होगी, और ये हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, हाइपरग्लाइसीमिया।
हाइपरग्लाइसीमिया ये इसलिए कराता है कि ये इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक। और ये हाइपर यूरिसीमिया भी कराता है, हाइपर हाइपर यूरिसीमिया का मतलब है इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल। हाइपर यूरिसीमिया ये इसलिए कराता है कि ये किडनी से जो एक्सक्रीशन यूरिक एसिड की होती है वो इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट यूरिक एसिड एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी। यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, गाउट। तो उसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया की वजह से गाउट हो सकती है। गाउट, गाउट में यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा होती है, आर्थराइटिस होती है। अगर यूरिक एसिड और इसके जो फर्स्ट सिम्टम है वो पोडेग्रा, यूरिक एसिड लेवल अगर सबकोटिनियस टिश्यू में डिपॉजिट हो जाए तो उसकी जो डिपोजिशन है उसका नाम है टोपस। अगर ग्रीड टो में फर्स्ट सिम्टम आ जाए तो ग्रीड टो में फर्स्ट सिम्टम आ जाए ग्रीड तो उसका नाम पोडेग्रा है। अगर ये सबकोटिनियस टिश्यू में हाइपर यूरिक एसिड के लेवल यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाए तो वो टोपस है, टोपस सबकोटिनियस टिश्यू। फिर इसके लिए इसमें अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन है तो क्या देंगे इसके ट्रीटमेंट में, इंसेडो इन, और इसमें कोल्चेसन भी यूज हो सकते हैं। कोल्चेसन माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प इन द सेल मूवमेंट और ये सेल डिवीजन में हेल्प कर देती है तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोल्चेसन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तीसरा जो है प्रोबेनासिड, प्रोबेनासिड ये एक्सक्रीट कराते हैं यूरिक एसिड फ्रॉम द किडनी, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। और अगर ये आरबीसी की लाइसिस की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाए तो फिर हम क्या देंगे, आरबीसी की लाइस से भी यूरिक एसिड बनते हैं तो फिर हम एलोप्यूरिनोल, एलोप्यूरिनोल। अच्छा, लास्ट जो है क्या, जब लिपिड की लेवल स्टूल में ज़्यादा हो तो उसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट होगी या हार्ड, हार्ड, तो फिर स्टूल आसानी से पास होगी नहीं तो उसकी वजह से कैंसिल। इंटेस्टाइन में ये इनहिबिट कर देते हैं, इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं, इंटेस्टाइन तो स्टमक के बाद है।
लास्ट जो है वो है फाइब्रेट। तो फाइब्रेट का मैकेनिज्म अफेक्शन ये एक्टिवेट कर देता है peroxisome proliferative activated receptor alpha. Each agent activate peroxisome। peroxisome का काम क्या है? लिपिड की ब्रेक डाउन, लिपिड को कम करना। peroxisome proliferative activated receptor alpha। तो फिर इसकी वजह से क्या होगी? peroxisome का काम है लिपिड का ब्रेक डाउन। जब ये एक्टिवेट हो जाए तो लिपिड की ब्रेक डाउन होगी तो ट्राइग्लिसराइड की लेवल कम होगी, ड्यू टू डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ये कम कर देता है। जो सबसे ट्राइग्लिसराइड कम कर देता है वो फाइब्रेट है। तो फिर इसकी वजह से VLDL भी कम होगी और LDL भी कम और HDL हाई होगी। HDL तो इसका अपोजिट HD। इसमें कौन कौन सी रीजन है? तो फाइब्रेट में जो रीजन है वो है जिम्पिब्रोजेल, ब्रोजेल, बीजाफाइब्रेट, फ्लूफाइब्रेट, सेप्रोफाइब्रेट, ठीक है। जिम्पिब्रोजेल, बीजोफाइब्रेट, फ्लूफाइब्रेट और सेप्रोफाइब्रेट और फिनोफाइब्रेट। फिनोफाइब्रेट, अच्छा। इफेक्ट उसका ये है, इफेक्ट ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है, इफेक्ट VLDL कम, LDL कम और HDL को ज्यादा कर देती है। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट अगर ये हम स्टैटिन के साथ यूज करें तो रेब्डोमाइलाइसिस। अच्छा, ये मायोपैथी कराता है, मायोपैथी, पेन इन मसल की वजह से, पेन इन मसल, रेब्डोमाइलाइसिस। रेब्डोमाइलाइसिस तब कराता है जब हम ये स्टैटिन के साथ यूज करें, यूज along with statin। और ये कराता है कोलिलिथियासिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल स्टोन की चांसेस ज्यादा करा। कोलिलिथियासिस, कोलिलिथियासिस का मतलब है गॉल स्टोन। तो साइड इफेक्ट में ये कोलिलिथियासिस, रेब्डोमाइलासिस, मायोपैथी। हाँ, पेरोक्सोसोम का काम है लिपिड का ब्रेक डाउन करना और ये दूसरा इसका काम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देना H2 वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है।